वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 के पार्ट 2, अध्याय 1 है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके पार्ट 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पार्ट 2 का पाठ प्रत्यय है। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे वो गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटी, और विघटन की परिणतियां यानी उसके परिणाम, विघटन के क्या परिणाम हुए पूरे विश्व के सामने। तो ये पॉइंट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब पाठ शुरू होता है। देखिए, ये मिखाइल गोर्बाचोव है। 1931 में इनका जन्म हुआ। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे ये। 1985 से 1991 तक ये जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलापन, ये नीतियां इन्होंने चलाई थी कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुला ली इन्होंने, जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुए क्योंकि जो बर्लिन की दीवार थी वो इन्हीं के पीरियड में गिरी, शीत युद्ध समाप्त किया इन्होंने और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इन्हीं के ऊपर। तो आप देखिए, इन्होंने पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्संरचना, दोबारा से निर्माण किया जाए, और ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन, लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। ठीक है। तो इन चीजों को लाने के लिए इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, यानी अब जो शीत युद्ध था वो समाप्त होने वाला था, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई, पूर्वी यूरोप में और अफगानिस्तान में जो सेनाएं सोवियत संघ की रह रही थी उनको वापस बुला लिया, जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुए, बर्लिन की दीवार को ढा दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ के विघटन का आरोप इन्हीं के ऊपर लगता है। ये बोरिस येल्त्सिन है, बोरिस येल्त्सिन 1931 से 2007 तक ये रहे। ये रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। रूस के यानी सोवियत संघ के बाद जब रूस अलग हुआ तो पहले राष्ट्रपति यही चुने गए। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे और गोर्बाचोव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाई गई। बाद में गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई, यानी सोवियत संघ को खत्म करने में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है। यानी जो भी क्योंकि इनके राष्ट्रपति रहते हुए ही विघटन की पूरी क्रियाएं हुई थी, इसलिए लोगों को जो कष्ट हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार इन्हीं को माना गया। ठीक है। ये बोरिस येल्त्सिन थे, ये मिखाइल गोर्बाचोव थे। ये दोनों ही इस सोवियत संघ के विघटन के लिए और नई व्यवस्था लाने के लिए, पुरानी व्यवस्था को हटा करके नई व्यवस्था लाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब देखिए, गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ गोर्बाचोव की देखरेख में। 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी जो सोवियत संघ में चल रही थी, वो इसे सुधारना चाहते थे। ठीक है। 1980 के मध्य में यानी 1985 के आसपास वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। पश्चिम के देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार किए गए।
पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, यानी बहुत विकास हो रहा था। तो सोवियत संघ इस विकास में पिछड़ रहा था। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत संघ पिछड़ रहा था। तो इस पिछड़ेपन को दूर करके सोवियत संघ को उनके बराबर लाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे सरकारें एक के बाद एक गिर गई। अब पूर्वी यूरोप के 8 देश थे जो इनके साथ संबद्ध थे, ठीक है। तो वहां की जो जनता थी वो पश्चिमी यूरोप के देशों की जनता को देख करके अपनी व्यवस्था को बुरा मानती थी और सोवियत संघ से अपना छुटकारा चाहती थी। इसलिए हर देश में आंदोलन शुरू हो गए और हर देश की जनता जो जो 8 देश थे उन सभी देशों की जनता जो है वो सोवियत संघ से छुटकारा पाना चाहती थी। गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। देखो, आर्थिक राजनीतिक सुधारों के लिए उन्होंने प्रयास किया और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, क्योंकि इससे पहले सोवियत संघ में लोकतंत्र नहीं था। एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और वो पार्टी भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसलिए और सरकारी जो अधिकारी थे वो किसी की सुनते नहीं थे, क्योंकि वो भी किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। न कम्युनिस्ट पार्टी किसी के प्रति जिम्मेदार थी, न सरकारी अधिकारी किसी के प्रति जिम्मेदार थे। उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार था। तो जनता जो है लुटी सी थी। जनता में ये भावना आ रही थी कि किस तरीके से ये सुधार किए जाएं। तो गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, ठीक है। और लोकतंत्रीकरण की नीति के कारण क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां, जिसका एक छत्र राज्य था, कोई विरोधी दल नहीं था उनका और दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं था, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी को ये बात अच्छी थोड़ी लगेगी। तो उन्होंने तख्ता पलट का प्रयास किया, उन्होंने विरोध किया गोरबाचोव का, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, ठीक है। गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध स्वरूप 1991 में तख्ता पलट कर दिया। यानी गोरबाचोव को हटाने का प्रयास उन्होंने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने। क्यों किया? क्योंकि उनकी बड़ी दादागिरी चलती आ रही थी, किसी को जवाब नहीं देना है, उल्टा सीधा सब कुछ करते रहते थे। एक छत्र शासन था, एक ही पार्टी थी। देखिए, जब तक जनता स्वतंत्रता का स्वाद ले चुकी थी, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी की रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। अब जनता ये समझ सकती थी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नहीं जाना चाहती थी। तो उसने तख्ता पलट का साथ नहीं दिया, अर्थात वो गोरबाचोव को ही के ही हाथ मजबूत करते रहे और गोरबाचोव को ही सुधारों का नेता मानते रहे। बोरिस येल्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नायक की तरह से उभरे। बोरिस येल्सिन जो थे, उन्होंने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। उन्होंने पूरे देश में जो है क्रांति, जागरूकता आंदोलन किया और तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नायक की तरह से उभरे। वो उन्होंने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब जो मास्को वाली सत्ता थी उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया और धीरे धीरे करके सभी जो 15 गणराज्य थे वो आजादी के लिए सोचने लगे। पिछड़े हुए मध्य एशियाई गणराज्य, और उम्मीद थी सभी लोगों को कि जो मध्य एशिया के गणराज्य हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, वो काफी पिछड़े हुए थे। तो सबको ये उम्मीद थी कि सबसे पहले वो आजाद होंगे, लेकिन उनके स्थान पर जो सबसे ज्यादा फायदे में थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने अपनी आजादी की घोषणा की और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की उन्होंने। पिछड़े हुए मध्य एशियाई गणराज्य के स्थान पर, मतलब हम सभी लोग सोच रहे थे कि मध्य एशिया के जो गणराज्य है वो पहले सोवियत संघ से अपने को अलग करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात अब कम्युनिस्ट पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई थी। और उन्होंने पूंजीवाद लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब वो पूंजीवाद और लोकतंत्र, इन दोनों विचारधाराओं को अपने क्षेत्र में लाना चाहते थे। तो सबसे पहले
सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने की? रूस, यूक्रेन और बेलारूस में। ठीक है। अब ये देखिए, जब ये सभी 15 गणराज्य जो हैं सोवियत संघ से अलग हुए तो इन्होंने एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया और सभी को उसका जो है मेंबर बनाया, सभी को उसका संस्थापक सदस्य बनाया। तो ये देखिए, ये रूस है, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है, मालदोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो, ठीक, अल्बानिया, क्रोएशिया, और ये जो है जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सब वो देश थे, वो गणराज्य थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, और इन सब ने अलग होकर के स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया था। तो उसका मानचित्र है ये। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था, यानी सोवियत संघ में तो अभी ये शामिल नहीं रहे, लेकिन इन्होंने फिर अपना एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया था। एक कॉमनवेल्थ करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसमें ये आजाद भी थे और इसमें भाग भी ले सकते थे। ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया। मध्य एशियाई गणराज्य कौन से थे? देखिए, मध्य एशियाई गणराज्य थे ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये मध्य एशिया के गणराज्य माने जाते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए यही थे। उम्मीद ये थी कि यदि सोवियत संघ टूटेगा तो सबसे पहले ये आजाद होंगे, लेकिन इन्होंने आजादी की घोषणा नहीं की। आजादी की घोषणा सबसे पहले इन्होंने की। ठीक है, मतलब सबसे पहले सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा इन्होंने की, आजादी की तो नहीं की, क्योंकि आजादी की तो सबसे पहले घोषणा अजरबैजान ने की थी। अजरबैजान जो है सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था। ठीक है, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को, अब सोवियत संघ जो था उसकी जगह पर किसी को तो स्थान लेना था, तो रूस को उसका उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। यानी इनको वीटो अधिकार प्राप्त था सोवियत संघ को, तो वो जो अधिकार था वो किसको मिला? रूस को मिला। ठीक, और सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय करार और संधि अब रूस को निभाने का जिम्मा था। जब उसको उत्तराधिकार मिला तो उसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा की गई जितनी करार और संधि दुनिया के देशों के साथ उन्होंने की थी, वो सभी अब कौन निभाएगा? रूस निभाएगा। ठीक है, सभी 14 गणराज्यों के स्थान पर केवल रूस को ही एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला। ठीक, अब जो 14 गणराज्य थे, यानी 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में, और सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न देश था, तो उन 14 गणराज्यों को परमाणु शक्ति नहीं मिली, केवल रूस को मिली, और रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया गया। और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। ठीक है, तो अब जो है सोवियत संघ के स्थान पर कौन आ गया था? रूस आ गया था, और सभी सोवियत संघ के जो गणराज्य थे 15, वो अब आजाद हो चुके थे। अब देखिए, ये सोवियत संघ के नेता हैं जो स्टालिन के बाद आए थे। निकिता क्रुश्चेव, ये स्टालिन के बाद आए और 1953 से 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। स्टालिन की नेतृत्व शैली के ये आलोचक थे। 1956 में कुछ सुधार लागू किए इन्होंने, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा, हंगरी के जन विद्रोह के दमन किया, और क्यूबा के मिसाइल संकट में भी ये शामिल हुए। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव थे ये। दूसरे ये हैं लियोनिद ब्रेजनेव। लियोनिद ब्रेजनेव जो है 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, मतलब इन्होंने दिया कि जो सभी जो एशियन देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा।
अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबद्ध रहे। अमेरिका के साथ जो संबंध थे उनमें तनाव में कमी करना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। ठीक है, इन्हीं के समय में अफगानिस्तान में सेना गई थी 1979 में। 1979 में अफगानिस्तान में इन्होंने ही सेना भेजी थी, लियोनिद ब्रेजनेव ने। तो ये निकिता क्रुश्चेव और लियोनिद ब्रेजनेव, ये लेनिन, सबसे पहले लेनिन थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति, उसके बाद स्टालिन बने, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव बने और उसके बाद लियोनिद ब्रेजनेव बने। और लियोनिद ब्रेजनेव के बाद फिर मिखाइल गोर्बाचोव बने और मिखाइल गोर्बाचोव जो है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ऐसी क्या आफत आ रही थी, ऐसी क्या दिक्कत आई, वो क्या कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। राजनीतिक इसलिए नहीं हो पा रही थी कि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कोई नागरिक राजनीति में भाग नहीं ले सकता था। ठीक है, और दूसरा आर्थिक आकांक्षाएं इसलिए पूरी नहीं हो पा रही थी कि काम करो और रोटी खाओ, इस तरह का सिस्टम था। सुविधाएं सब मिल रही थी और रियायती दरों पर मिल रही थी, लेकिन आप अपना धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। तो ये जो बातें थी, राजनीतिक और आर्थिक जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा, नौकरशाही का सिकंजा कसता चला जा रहा था और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। अब इस तरह में जब जनता की कोई आवाज सुनी नहीं रहा, जनता की आवाज के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है, तो जो नौकरशाही थी वो भी अब भ्रष्ट हो गई, निरंकुश हो गई। वो अब किसी की भी नहीं सुनती थी नौकरशाही। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं मानती थी, उसका अंकुश बढ़ता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी कोई अपोजिट पार्टी तो थी नहीं, कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, एक ही पार्टी थी और वो भी जनता से चुन के नहीं आती थी। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं मानती थी और उसका जो है अंकुश बढ़ता चला जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ने गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया और तख्ता पलट कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने, गोरबाचोव ने क्या सुधार किए, वो राजनीतिक और आर्थिक सुधार करना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी दादागिरी जो चलती आ रही थी उसी को चलाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने गोरबाचोव का विरोध किया और गोरबाचोव का तख्ता पलट कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गतिरुद्ध हो गई। ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुओं की बड़े स्तर पर कमी हो गई, क्योंकि ये स्थिति ऐसी थी कि इस स्थिति में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से गतिरुद्ध हो ही जाएगी। नौकरशाही में भ्रष्टाचार है, कम्युनिस्ट पार्टी किसी की सुन नहीं रही है, जनता असंतुष्ट है क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था ऐसे में गतिरुद्ध हो गई। और उपभोक्ता, जब अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई तो क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, क्योंकि अब कोई खेतों में काम करने को तैयार नहीं था, कोई उद्योगों में काम करने को तैयार नहीं था। तो जब इस तरह की अवस्था बन गई तो उसमें उपभोक्ता वस्तुओं की तो कमी होगी क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था। आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं संस्थाओं के द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही थी। ठीक है, अब आंतरिक कमजोरियां थी। आंतरिक कमजोरियां क्या थी, आर्थिक कमजोरी थी। उस आर्थिक कमजोरी के कारण जो जनता की आकांक्षाएं और इच्छाएं थी उन्हें अब सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और जब सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी तो जनता में असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। अमेरिकी होड़ में संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों व सैन्य सामान पर खर्च किया जा रहा था एवं पूर्वी यूरोप के देशों को अपना पिछड़गु बनाए रखने के लिए उनके विकास पर भी काफी खर्च किया। देखिए, अमेरिका के साथ होड़ कर रहे थे सोवियत संघ वाले, और वो कुछ भी हथियार बनाता था उससे ज्यादा बढ़िया ये बना देते थे। वो अंतरिक्ष के लिए कोई अभियान भेजता था, उससे ज्यादा अच्छा ये भेज देते थे। तो ये लोग एक तरह से अपना सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि इनके पास आमदनी के साधन उतने ज्यादा नहीं थे जितने अमेरिका के पास थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो दुनिया में नंबर 1 पे थी। ठीक है, वो तो विकसित कंट्री था पूरी तरह से, लेकिन ये विकसित कंट्री नहीं थे।
ये केवल अपने देश को खाना पानी दे रहे थे, बस इतने थे। लेकिन ये अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ कर रहे थे। अब एटॉमिक हथियार बन रहे हैं, एटॉमिक हथियार तो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, दूसरे सैन्य साजो सामान बन रहे हैं वो भी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये देश, ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी कमजोर हो गई। इसके साथ एक और भी बात थी, अमेरिका के साथ भी नाटो के देश जुड़े हुए थे, लेकिन वो आत्मनिर्भर थे अपने विकास के लिए। लेकिन इन्होंने जो अपने पिछलग्गू पूर्वी यूरोप के 8 देशों को अपने साथ जोड़ रखा था, उनके संपूर्ण विकास के लिए यही खर्चा करते थे। इसलिए उन 8 देशों के विकास का जिम्मा इनके इनके ऊपर था, क्योंकि ये उन्हें अपना पिछलग्गू बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। दूसरा, अमेरिका से परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान की होड़ कर रहे थे। तो इस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ गई और ये आर्थिक रूप से पिछड़ने लग गए। संचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सोवियत संघ पश्चिमी देशों के मुकाबले पिछड़ रहा था। अब संचार और प्रौद्योगिकी का जो मामला था वो पश्चिमी देशों में बहुत आगे जा रहा था और ये लोग पिछड़ रहे थे उन क्षेत्रों में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हथियारों की होड़ में अपने संसाधन ज्यादा नष्ट कर दिए। सोवियत नागरिक अब यह जान गए थे कि अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अच्छी नहीं है। सोवियत नागरिक भी यह जानने लग गए थे कि ये जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अच्छी नहीं है। इसलिए वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाने के लिए मांग करने लगे और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़ने की कहने लगे। प्रशासन गतिरुद्ध था, भ्रष्टाचार था, सत्ता का केंद्रीकरण था, जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। प्रशासन गतिरुद्ध हो गया था क्योंकि जो भी कर्मचारी थे, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, वो सब भ्रष्ट हो गए थे, निरंकुश हो गए थे। तो ऐसे में प्रशासन गतिरुद्ध हो ही जाएगा। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया क्यों किसी को उन्हें जवाब नहीं देना था। सत्ता का केंद्रीयकरण था, कोई छोटे स्तर पर सत्ता थी नहीं, केवल केंद्रीय स्तर पर सत्ता थी और उसी की सुनवाई वो जो है किसी की सुनवाई करती नहीं थी। तो जनता जो है उसकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना तो कम्युनिस्ट पार्टी उसकी सुन रही थी, ना जो सत्ता में बैठे हुए सरकारी अधिकारी थे वो उनकी सुन रहे थे, और ना ही सत्ता के दावेदार उनकी सुन रहे थे। जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रदायों की इच्छाओं का उभार आ रहा था। राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छाओं का उभार आ रहा था। अब जनता जो है वो सोचने लगी थी कि अब संप्रभुता हमारे हाथ में आनी चाहिए, अर्थात जनता की आवाज में ताकत होनी चाहिए, हैं, और वो उनमें अब राष्ट्रवादी भावनाएं भी आने लग गई थी, ठीक है। सभी गणराज्य अपने अपने राष्ट्र को ज्यादा प्रमुखता देने लगे थे। तो ये दो भावनाएं, राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा जो है वो जनता में जागरूक हो रही थी। रूस की प्रमुखता से बाकी सभी 14 गणराज्य असंतुष्ट, अप्रसन्न थे, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब रूस का क्षेत्रफल बड़ा ज्यादा था, रूस में संसाधनों की अधिकता थी, इसलिए ज्यादा संसाधन सोवियत संघ रूस से निकलता था, ठीक है। रूस से ज्यादा संसाधनों का उपभोग होता था, इसलिए रूस की ज्यादा पूछ होती थी, रूस को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जब रूस को ज्यादा महत्व दिया जाता था तो सोवियत संघ गणराज्य में जो बाकी के 14 गणराज्य और थे वो जो है इस बात से अप्रसन्न रहते थे। वो ये तो देखते नहीं थे कि रूस जो है कितना संसाधन दे रहा है, लेकिन वो रूस की प्रमुखता की वजह से वो जो है चिढ़ते थे। अब देखिए ये बोरिस येल्त्सिन है, ठीक है, इन्होंने गोर्बाचोव का सुधारों के लिए समर्थन किया था, गोर्बाचोव का सहयोग दिया था, और ये रूस के यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ जब समाप्त हो गया, सभी 15 गणराज्य जब अलग हो गए, तो ये रूस के चुने हुए राष्ट्रपति बने सबसे पहली बार। और ये जो है पश्चिम के जो सुधार थे उनके समर्थक थे, ठीक है। ये पूंजीवादी व्यवस्था लाने के पक्षधर थे और लोकतंत्र लाने के पक्षधर थे। ये दोनों तरीके के विचारों के पक्षधर थे, लोकतंत्र भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी। बोरिस येल्त्सिन। अब देखिए सोवियत संघ की विघटन में जो जो घटनाएं हुई
वो घटनाएं इसमें दी गई हैं। मार्च 1985 में क्या हुआ था, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, ये दोनों ही गोर्बाचोव और बोरिस, गोर्बाचोव तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और बोरिस येल्त्सिन जो है रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के बने। ठीक है, अब जून 1988 में यानी 3 साल बाद क्या हुआ, लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया। एस्टोनिया और लताविया में भी ये आंदोलन फैल गया। ठीक, ये 15 गणराज्यों में से थे ये, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। ठीक है, अक्टूबर 1989 में क्या हुआ, सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपनी भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। तो जो पूर्वी यूरोप के जो 8 गणराज्य, पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे जो वार्सा समझौते के बाद सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, अब वो भी अपने देशों में साम्यवादी अर्थव्यवस्था चला रहे थे, तो उन देशों को सोवियत संघ ने ये घोषणा कर दी कि आप वार्सा समझौते के जो शर्तें हैं उनसे आप मुक्त हैं और अब आप अपने आप को आज़ाद घोषित कर सकते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का विभाजन करने वाली जो दीवार थी, वो दीवार ईस्ट जर्मनी के लोगों ने, जो साम्यवादी थे, उन्होंने उस दीवार को गिरा दिया और वो जर्मनी के साथ मिल गए और अब दोनों जर्मनी मिलकर के एक जर्मनी हो गए। फरवरी 1990 में क्या हुआ, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त करके सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए गोर्बाचोव ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ क्या था, 72 वर्षों से जो सोवियत संघ, जो सोवियत सत्ता थी, उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकार था। ठीक है, कोई दूसरा और राजनीतिक दल नहीं था, केवल एक ही राजनीतिक दल था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके अधिकार को समाप्त करके गोर्बाचोव ने कहा कि जो सोवियत संसद है, ड्यूमा उसका नाम था सोवियत संसद का, तो जो सोवियत संसद है उसमें बहुदलीय पार्टियां आनी चाहिए। ठीक है, अब केवल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहनी चाहिए बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी उसमें शामिल होने के लिए अधिकार दिया गया। जून 1990 में क्या हुआ, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अर्थात रूस जो है वो अब सोवियत संघ से अपने को अलग कर लिया उसने और वो अलग हो गया। ठीक है, जून 90 में। अब मार्च 90 में क्या हुआ, यानी इससे पहले क्या हुआ, लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला स्वतंत्र गणराज्य बना। देखिए, ये मार्च में लिथुआनिया अलग हो गया, जून में रूस अलग हो गया। ठीक है, अब जून 1991 में क्या हुआ, येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा हो गया, क्योंकि वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो रूस के राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि रूस अलग हो गया था। ठीक है, तो अब वो रूस के राष्ट्रपति बन गए। कौन? येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। अगस्त 1991 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी तो इस बात से दुखी थी कि 72 वर्ष से जो उसका एक छत्र शासन चला आ रहा था, उसको अब तोड़ दिया गया और बहुदलीय लोकतंत्र की घोषणा कर दी गई, तो अब उनकी पार्टी की कीमत नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। सितंबर 1991 में क्या हुआ, तीनों बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, क्योंकि ये अलग हो गए सोवियत संघ से, तो अब ये अलग देश बन गए, तो ये फिर सोवियत जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके ये सदस्य बन गए और 2004 में ये नाटो में शामिल हो गए। ठीक है, कौन कौन से गणराज्य? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये नाटो के सदस्य बन गए। अब देखिए, दिसंबर 1991 में क्या हुआ, रूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण की संधि को समाप्त करने का फैसला किया और इन्होंने, रूस और यूक्रेन ने क्या किया, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। ठीक है, जिसमें नव स्वाधीन जो 15 गणराज्य थे, ठीक है, उनको इसका सदस्य बनाया गया। 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ भाई, गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया, क्योंकि अब कोई, जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो उसका राष्ट्रपति किस काम का,
और जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो सोवियत संघ भी खत्म हो गया। इस तरह से 1985 से लेकर के 1991 तक सोवियत संघ के विघटन का जो घटना चक्र है वो चला, और इसमें मुख्य भूमिका दो ही नेताओं ने निभाई। पहले मिखाइल गोर्बाचोव थे, दूसरे बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और बोरिस और सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव थे, और बोरिस येल्त्सिन जो है वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। लेकिन उन्होंने आंतरिक रूप से पहले पहल गोर्बाचोव का साथ दिया, इसलिए वो भी पूंजीवाद और लोकतंत्र के समर्थक थे, इसलिए वो जनता के नेता बन गए और बाद में वो रूस के सबसे पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। अब देखिए, सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, अब उसके रिजल्ट क्या रहे, परिणाम क्या रहे, उससे दुनिया पर उसका क्या असर पड़ा, वो देखिए। अब दूसरी दुनिया यानी जो साम्यवादी दुनिया थी वो अब समाप्त हो गई, क्योंकि साम्यवादी के सभी देशों ने अब पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया, लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, तो अब दूसरी दुनिया समाप्त हो गई। दूसरी दुनिया के पतन के साथ साथ शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की भी समाप्ति हो गई। अब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, यानी हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, और दूसरी दुनिया जो साम्यवादी दुनिया थी वो भी अब समाप्त हो गई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए अब, क्योंकि पहले शक्ति संबंध दो ध्रुवों में बटे हुए थे। ठीक है, एक अमेरिकी ध्रुव था पूंजीवादी देशों का, और एक सोवियत संघ था साम्यवादी देशों का। तो अब क्या है, अब शक्ति संबंध बदलने लगे, विचारों और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव में बदलाव आ गया, और एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। अब सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो अब एक ही ध्रुव रह गया, वो क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। अब ये नहीं है कि मैंने एटम बम बना लिया तो तू भी बनाएगा, तेने अंतरिक्ष में अभियान भेज दिया तो मैं भी भेजूंगा। अब इस तरह की होड़ जो थी वो जो है खत्म हो गई। चौथा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गए। ठीक है भाई, क्योंकि जब साम्यवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ सोवियत संघ और उसका खेमा था, तो जब उनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, ठीक है, और वहां की जनता ने उसे नकार दिया, तो अब क्या हुआ, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में छा गई, वही अच्छी माने जाने लगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और उसी का प्रभुत्व बन गया अब, और जो समाजवादी विचारधारा थी उस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गए। ठीक है, सोवियत खेमे के अंत के कारण 15 नए देशों का उदय हुआ, इन सभी की स्वतंत्र पहचान और स्वतंत्र पसंद बनी। ठीक है, अब सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ये 15 गणराज्य 15 देश बन गए। ठीक है, और इन सभी की अब अपनी अलग अलग पहचान बन गई, और अलग अलग नीतियां बन गई, अलग अलग पसंद बन गई इनकी। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, उसे सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का उत्तराधिकार मिला, और परमाणु शक्ति संपन्न देश भी बना। अब सोवियत संघ के जो अधिकार थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अधिकार थे कि इनको पास वीटो पावर थी, ठीक है, तो वो वीटो पावर अब रूस को दे दी गई, और सोवियत संघ ने जितने भी समझौते बाकी देशों के साथ किए थे वो सब समझौते भी अब रूस को निभाने थे, और परमाणु शक्ति जो सोवियत संघ के पास थी उसका भी अधिकारी अब रूस हो गया। ठीक है, दूसरे क्षेत्रों से दूसरे राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया, केवल रूस को यह अधिकार दिया गया। तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, और विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि अब दूसरा ध्रुव तो खत्म हो गया, तो अब एक ही ध्रुव रह गया, पूंजीवादी देशों का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इस तरह से दो ध्रुवीयता का अंत अध्याय 1 के पार्ट 2 अब पूरा होता है। ठीक है, पार्ट 3 अगले सेशन में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।